दोस्त अहबाब थे, मेरे बुज़ुर्ग थे, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। सारी रात हम लोग रीकाउंट करवाते रहे। तो एट द एंड हमको उन्होंने कोई 2500 वोटों से हरा दिया। उसके बाद और पहले आपकी लीड कितनी थी? मेरी 3500 और बाद में आप 2500 से हार 2500 से हार। सही है। तो उसमें मेरा एक सवाल आर ओ साहब से ज़रूर बनता है कि आर ओ साहब, जिस दिन आपने 8 फरवरी को सारा कुछ किया, मुझे रिज़ल्ट दिया, मुझे फॉर्म 47 दिया, 9 तारीख को मुझे फॉर्म 49 दिया, तो उस वक़्त आपको वो वोट नहीं दिखे कि जो डबल स्टैम्प थे, या वो प्रिजाइडिंग अफसरान कहाँ हैं जो उन्होंने रिज़ल्ट बना के दिया हर पोलिंग एजेंट को? ये नहीं मुझे ही, तहरीक पाकिस्तान लब्बैक को, PTI को, और दूसरा पीपल पार्टी को, जमात इस्लामी को, नून लीग को। तो मेरे पास तो फॉर्म 45 ओरिजिनल हालत में मेरे पास पड़े हुए, 164 पोलिंग स्टेशन है, 164 मेरे पास। और आपको जो फाइनल रिजल्ट कंक्लूड करके दिया वो भी उन्हीं आर ओ साहब ने दिया? वो भी उन्हीं आर ओ। इसका मतलब है कि गलती या तो पहले की उन्होंने या बाद में कर रहे थे। सही। तो फिर मैं हाई कोर्ट चला गया। सिस्टम की कितनी क्लैरिटी है ना, या तब गलत थे या अब गलत थे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आर ओ साहब के खिलाफ कोई एक्शन हुआ होगा। नहीं, आर ओ साहब को पूछने वाले कोई नहीं है पूछने वाला कि भाई ये क्या है, दोनों में से एक ठीक है ना। डेफिनेटली, तो क्लियर कट चीज है, या पहले जो रिजल्ट उन्होंने दिया वो ठीक होगा, या जो रिकाउंट के बाद वो रिजल्ट दे रहे हैं, तो दोनों में से एक चीज तो गलत है। पता नहीं इन लोगों के ज़मीर नहीं है, इन लोगों ने अल्लाह ताला के सामने नहीं जाना, इन लोगों ने कब्र में नहीं जाना। लेकिन फबे आजी, अल्लाह का शुक्र है, मैं हाई कोर्ट चला गया। हाई कोर्ट में जस्टिस शाहिद करीम साहब के पास पहले एक केस लगा हुआ था, बिलाल एजाज साहब वाला, गुजरांवाला जी, गुजरांवाला वाला। तो उनके केस के बाद मेरी इसमात थी। तो जज साहब ने जो है वो वही सेम जो था फैसला, उन्होंने कहा जी ये तो ECP है, उस वक्त तक ECP अथेंटिक अथॉरिटी है जब तक फॉर्म 47 नहीं बना। नोटिफिकेशन तक हर बात पे फॉर्म 47 इशू नहीं होता, फाइनल रिजल्ट जो डिस्प्ले कर देना आर ओ ने अपने ऑफिस में। ठीक है, तो मेरा भी वही फैसला आ गया, उसका नोटिफिकेशन। अच्छा, मेरा नोटिफिकेशन कितने दिन नहीं हुआ, जब 9 तारीख को मेरा वो फॉर्म 49 जमा हो गया, एक्सपेंसेस वाला फॉर्म C जमा हो गया, तो मैं हैरान हूँ कि मेरे ओपोनेंट का आज 49 बना है रिकाउंटिंग के बाद, और सुबह वेरी नेक्स्ट डे उनका नोटिफिकेशन जारी हो गया। उनकी फुर्तियाँ अच्छी थी, स्पीडें अच्छी थी, आप ज़रा सुस्त रह गए, वो ज़रा स्पीड में काम कर गए। तो उसके बाद ये अल्लाह का शुक्र है सस्पेंड हुआ उनको नोटिफिकेशन। सही। तो नेक्स्ट जो हियरिंग थी उस पर हाई कोर्ट ने मुझे जो है वो 8 फरवरी वाली पोजीशन पे बहाल कर दी। सही। अच्छा, तो भी मैंने चूंकि राना अर्शद साहब से भी इसके ऊपर डिस्कशन की, वो जो कुछ इल्ज़ामात लगाते हैं, एक तो वो कहते हैं कि कोई अरशद नामी एक और कैंडिडेट था जिसके खाते में उनके वोट्स डाले गए, चौधरी अरशद गालिबन उसका नाम था। सेकेंडली वो कहते हैं जो रिकाउंट में आपने कहा कि लोगों ने डबल वोट किया, इनको, इनकी वाइफ को भी वोट कास्ट किया और इनको भी वोट कास्ट किया। तीसरा वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि आपके एक रिलेटिव जो एक इदारे में हैं, उन्होंने पर्सनली फेवर किया आपके इस हल्के में और उनकी वजह से आपको धांधली से इलेक्शन जितवाया गया। ये इल्ज़ाम आते हैं जो वो आप पर लगाते हैं। वेरी फर्स्ट डे ये बात हुई थी हाई कोर्ट में भी कि कोई एक फ़ोन कॉल 15 की, कोई प्रिजाइडिंग को कॉल, प्रिजाइडिंग ने आर ओ को कॉल की हो कि यहाँ पे धांधली हो रही है, यहाँ पे लड़ाई हो रही है, यहाँ पे डिस्टर्बेंस हो रही है, पूरे PP 133 में वन कॉल, एक कॉल तक नहीं आई आर ओ को या DPO को या DCO को, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर थे, कि जी यहाँ पे कोई मसला बना है। बिल्कुल ठीक है, या तो कोई रिटर्न देता या कोई 15 की कॉल चलाता या थाने में कोई एप्लीकेशन देता, तो वो तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये, आपने पहला सवाल आपका क्या था? उन्होंने कहा जी कि वो चौधरी अरशद साहब वाला और आपकी वाइफ की डबल स्टैम्प, वो तो आपने बता दिया ना कि स्टैम्प साइज चेंज था। अच्छा, मैं किसी चीज़ का कोई जिम्मेदार नहीं हूँ, जिम्मेदार है प्रिजाइडिंग और उसके बाद आर ओ कि जी ये मोहम्मद अरशद है, ये राना मोहम्मद अरशद है, तो उनको उस पर फोकस करना चाहिए था। लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई भी प्रिजाइडिंग या कोई आर ओ ऐसे करे कि दीदा दनिस्ता उसको कर दे। वो क्लरिकल मिस्टेक हो सकती है या नहीं हो सकती, या कोई ना कोई बहाना। वैसे अरशद साहब को कितने वोट्स मिले? 600 कितने हैं? अच्छा, और आपकी लीड है तकरीबन 3500 जी, 3.5। तो अगर वो 600 ऐड भी कर लिए जाए तो भी आप तकरीबन 2800-2900 से जीतते हैं। जी बिल्कुल, हमें कोई इशू नहीं है। उसके बाद रह गई बात आपकी जो रिलेटिव है, वो मेरा ख्याल है कि आज तक उसने सिर्फ वोट ही कास्ट किया है ज़िंदगी में। कभी ना हमारी सियासत पे डिस्कशन हुई है,
वो एक लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, तो वो अपना जॉब करते हैं। मेरा ख्याल है कि उससे ईमानदार बंदा कोई नहीं, मैं प्रोफेशनल आदमी, वो प्रोफेशनल है। ठीक हो गया। तो ये इल्ज़ामात थे बहरहाल उनकी तरफ से। आतिफ भाई, मौजूदा असम्बली को भी डिस्कस करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहले मेरा ख्याल है कि शायद व्यूअर्स का ज़्यादा इंटरेस्ट इस चीज़ में होगा कि 9 मई और 8 फरवरी के दरमियान का जो एपिसोड था वो कितना टफ था पीटीआई के लोगों के लिए। बहुत से लोग डेफिनेटली जानते भी हैं, लेकिन कुछ लोग, खासतौर पे आपके हल्के के लोग जो इस पैन में आपको नहीं मिल सके, वो जानना चाहेंगे। 8 मई का एक एपिसोड, 9 मई का एक एपिसोड हुआ, उसके बाद तहरीक इंसाफ के लोग अपने हलकों से गायब हो गए, आप भी उन लोगों में शामिल थे। तो वो टाइम कैसे गुजारा और कितना डिफ़िकल्ट था? एक सियासी शख्स, आप अर्बन इलाके की सियासत नहीं कर रहे, आप रूरल आपका इलाका है, वहाँ पर लोगों के साथ इंटरेक्शन बड़ा ज़रूरी है, राब्ते बड़े ज़रूरी हैं। पहले तो इस चीज़ पे, फिर मैं आगे आता हूँ इलेक्शन कैंपेन के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल जी, 9 मई जो है वो बड़ा एक सानिया था हमारे लिए, जिसमें हमें, हमारी औरतों को, हमारे बच्चों को, हमारे बुज़ुर्गों को बड़ा तंग किया गया। कभी किसी के घर पे रेड हो गया, कभी किसी के घर पे रेड हो गया। तो मैं तकरीबन 10 मई को जी निकला हूँ अपने घर से, और तकरीबन कोई मैं आया हूँ जी 1 फरवरी को वापस। वो दिन मुझे पता है, या मेरे खुदा को पता है कि हम लोगों ने कैसे 9 मई 9 मई और 1 फरवरी, यानी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 9 महीने तकरीबन। 9। अच्छा, देखें, आप अपने रूम में अगर रात को लेटते हैं तो आप बेड की एक साइड पे लेटते हैं, आप दूसरी साइड पे चले जाएं ना एक रात, तो आपको नींद नहीं आएगी। तो इससे आप हिसाब लगा लें कि कभी चारपाई पे, कभी सफ़ पे, कभी दरी पे, कभी कहीं पे, और किधर किधर की सैरें की सैरें किधर किधर सैरें बहुत ज़्यादा इलाकों पे की जी। सिंध में शुमाली इलाका जाते नहीं, उधर नहीं। अच्छा, उधर नहीं गए, क्योंकि बहुत से दोस्त पीटीआई के शुमाली इलाका जाते भी मौजूद थे। केपीके में काफ़ी लोग थे। तो आप इंटीरियर सिंध में रहते थे? मैं सिंध में। कौन सी साइड डिस्कवर की? कोई नई साइड्स देखी? नहीं, वही मतलब लाइटर नोट पे हम जरा उस माहौल को, टेंस माहौल को थोड़ा लाइट, सखर, हैदराबाद वगैरह, जहाँ पे मेरे दोस्त थे पुराने। अच्छा, पीटीआई के? नहीं। अच्छा, अदरवाइज जो दोस्त थे। अच्छा, तो मैंने कहा चले उनसे भी मिल लेंगे और कोई दिन भी उनको खिदमत का मौका भी देंगे। बिल्कुल। तो रहे सिंध में ही सारा टाइम? सिंध में सारा। ठीक है। तो उसके बाद आप देखें, मेरा छोटा बच्चा है, एक 1.5 साल का। अच्छा, माशाल्लाह। तो उस टाइम वो था कोई 6 माह का था, 6-7 माह का। तो मैंने उसको आफ्टर 9 मंथ देखा। आप हिसाब लगाएं कि वो क्या सिचुएशन किसी बंदे की हो सकती है। तो केसेस भी कोई नहीं थे, बड़ा इन लोगों ने, क्योंकि आपका मुखालिफ जानो वो कोई ज़रफ़ वाला बंदा होना, तो फिर आपको सुकून रहता है। अच्छा, यहाँ पे एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल ये भी है, बहुत से हलकों में, मतलब एक दो नहीं, मैं बहुत से हलकों का जिक्र कर सकता हूँ जहाँ पर पॉलिटिकल ओपोनेंट्स ने पर्सनल लेवल पर जाकर अपने सियासी मुखालिफिन के लिए प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट की, बहुत से हलकों में की भी। आपके हलके में आपके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स ने पर्सनल लेवल पर जाकर इस चीज़ को कैश करने की कोशिश की आपके खिलाफ? बहुत कुछ, पर्सनल से भी आगे जाके। अच्छा, मतलब मैं वो बता नहीं सकता जो वो करते रहे। फैमिली को कितना तंग किया? फैमिली को बहुत ज़्यादा, हमारी फैक्ट्री सील करवा दी थी। अच्छा, अब वो डीसी लोग जी उसी टाइम हो गई। अच्छा, जब उन्होंने कहा जी, मैं लिख के दे दिया कि हमारा जी सियासत से कोई तल्लुक नहीं है। अच्छा, वो फेसबुक पे लगा दिया ये वो। तो उसके बाद ठीक 15 मिनट बाद, अच्छा, अगर वो सील की है किसी वजह से, तो भाई वो 15 मिनट में जो है वो वजह ठीक हो गई थी। इतना तंग इन्होंने किया। मैंने भी सोचा कि ठीक है, मैंने वाला साहब को कहा जी आप लिख के दे दें, कोई इशू नहीं है, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। तो आप फैक्ट्री चलाएं, बिजनेस चलाएं। 2000 बंदा वहाँ पे काम करता है मेरे पास, तो उनका रिज़्क है, क्योंकि इन लोगों को तो शर्म ही नहीं है। हर बंदे का बिजनेस तबाह कर दिया, किसी के डेरों पे जाके उनको तोड़ फोड़ की, जैसे चार दीवारी के तकद्दुस का माल हुआ। तो बड़े मुश्किल हालात थे जी वो 9-10 माह। और अब उसको याद करते हैं, वो 9-10 माह का जो स्पैन है उसको याद करते हैं, तो क्या ज़हन में क्या आता है? यही आता है कि अल्लाह ताला दोबारा किसी मुखालिफ पे भी ऐसा वक्त ना लाए। इतना मुश्किल, इतना क्रिटिकल। और बाद में जब फैमिली से मिले उस वक्त क्या जज्बात थे? बस अल्लाह का शुक्र अदा किया है कि मैं दोबारा वापस अपने हल्का में आया हूँ, फैमिली में आया हूँ, अपने लोगों से मिला हूँ। क्योंकि कोई भी पॉलिटिशियन जो है वो ये नहीं चाहता कि वो अकेला बैठा रहे। लोगों के साथ मिलना बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो लोगों से जब तक कुछ 100-200 बंदे से मिल नहीं लेता, उसको सुकून नहीं आता। पर हमारे देही इलाकों की सियासत में खूबसूरती भी यही चीज़ में। है। अर्बन एरियाज में पॉलिटिक्स का स्टाइल वो डिफरेंट है,
लेकिन रूरल एरियाज में पॉलिटिक्स में मजा भी इसी में है ही सारा रूरल है। छोटे सिटी है हमारे शाहकोट और बारबेटन, लेकिन वो इस लेवल के सिटी नहीं है। हम गाँव ही हैं तकरीबन, ऑलमोस्ट हर बंदा हर बंदे को जानता है। लाहौर की तरह नहीं है कि आप हमसाया भी नहीं आपको जानता। तो वो बड़ा क्रिटिकल होता है किसी पॉलिटिशियन के लिए कि अकेला ही बैठा रह जाए एक कमरे में, वो जेल ही होती है। जेल होती है। अपने लोगों से आप दूर है, उनसे रब्ता नहीं कर सकते, कांटेक्ट नहीं कर सकते। हम लोग बच्चों से कम अपने से मिलते हैं, अपने घर वालों से कम मिलते हैं। हम बाहर अपने दोस्तों से जो हमारे वोटर सपोर्टर हैं उनसे ज़्यादा मिलते हैं।